इससे पहले कि कुछ भी शुरू करें, मैं एक दो चार चीज़ें बता देता हूँ। एक ये कि मुझे पॉजिटिव रहना पसंद है और मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी या लाइक मेरे पास दुनिया में प्रॉब्लम्स नहीं है। डिस्पाइट ऑल दोज थिंग्स मुझे पॉजिटिव रहना पसंद है। मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी जो होती है वो आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, और अगर आप नेगेटिव हो तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। हालांकि वी कैन अग्री डिसअग्री ऑन डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस, बट मुझे लगता है कि इंसान को पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, किसी और के बारे में मुझे डिस्कस करना पसंद नहीं है। गॉसिप्स जो हैं वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी एक रेस है, और अगर आप एक रेस में देखेंगे कि कोई भी इंसान जिसको सबके बारे में पता होता है, जैसे सब दिखाई देता है, वो इंसान जनरली रेस में या तो लास्ट में भाग रहा होता है, उसको सब दिखते हैं उसके सामने निकलते हुए, या फिर वो दर्शक में बैठा होता है। तो अगर आपको जीतना है तो आपका ध्यान सिर्फ लक्ष्य के ऊपर होना चाहिए, ना कि आपके आगे वालों के ऊपर या पीछे वालों के ऊपर। अगर आपको सामने लोग दिख रहे हैं, आजू बाजू लोग दिख रहे हैं, इसका मतलब आप आगे हो ही नहीं। तो दो ये बेसिक चीज़ें हैं। और हमारी जो फेसबुक की कम्युनिटी है, ट्विटर कम्युनिटी है, जिसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो एक बहुत ही पॉजिटिव कम्युनिटी है, जहाँ पे फैक्ट शेमिंग, ट्रोलिंग, किसी को डाउनग्रेड करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं है। यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम किसी को रेस्ट्रिक्ट तो कर नहीं सकते, बट मैं कोशिश करूँगा कि सही एक कम्युनिटी यहाँ पे यूट्यूब पे भी फॉर्म हो, जिसमें एक सपोर्टिव कम्युनिटी बने, जैसे हमारी फेसबुक की कम्युनिटी है, और साथ में मिलके फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली साथ में ग्रो करते हैं। तो यही मेरा एजेंडा है। और अब इस लंबे से बोरिंग से मोनोलॉग के बाद में चलिए शुरू करते हैं। मेरे बायो में आपने देखा होगा कि मैं इस चैनल पे हेल्थ, वेल्थ, साइकोलॉजी, सोशल इम्पैक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो पहले हेल्थ से शुरू करते हैं। अब हेल्थ जो है, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, बहुत ही ब्रॉड टर्म होता है। WHO कहता है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। मैंने उसमें एक थोड़ा सा ट्वीक कर दिया है जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और मैं बोलता हूँ कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड फाइनेंशियल वेलबींग। अब मैंने हेल्थ में ही फाइनेंस को भी जोड़ दिया, तो मुझे अलग से हेल्थ और वेल्थ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, चार चीज़ों की हेल्थ हो गई, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, जिसको फाइनेंशियल हेल्थ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चार जो ये चीज़ें हो गई, फिजिकल, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल, ये आपके ज़िंदगी के चार स्तंभ हो गए, 4 पिलर्स। कोई भी जो बिल्डिंग होती है उसकी एक फाउंडेशन होती है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी के ये एक 4 मूल स्तंभ हुए, बेसिक पिलर्स, जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी एक भी पिलर को इग्नोर करते हैं, 3 पिलर या 2 पिलर आपके पास में बच रहे हैं, तो उससे आपकी ज़िंदगी का आप टेंट बना सकते हैं, तंबू बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको बुर्ज खलीफा बनाना है तो ध्यान रखिए कि ये चारों पिलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी जब आप हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल या सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल हेल्थ की बात ना करें, क्योंकि लाइक आई सेड, हेल्थ जो है इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड फाइनेंशियल वेलबींग। इनमें से किसी भी चीज़ को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी का बुर्ज खलीफा नहीं बना पाएंगे। साथ ही साथ आप ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि कभी भी ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंटरट्वाइंड, इंटरलिंक्ड होती हैं। और एटलीस्ट मेरे केस में, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं फिजिकली इतना फिट नहीं होता तो आई डोंट थिंक कि मैं सोशली, फाइनेंशियली या मेंटली इतना फिट होता। तो बाकी लोगों के केस में हो सकता है कि उनका पैशन मेंटल वेलबींग की तरफ ज़्यादा हो या फाइनेंशियल वेलबींग की तरफ ज़्यादा हो, उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे अगर अपना वो फिजिकल वेलबींग पे भी ध्यान दें। तो बेसिकली फिजिकल, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल वेल्थ जो है, इनको कभी भी आइसोलेशन में आप ना देखें, इनको साथ में देखें। हेल्थ, अगर मैं बात करूँ एक फ़िज़िकल हेल्थ की, तो इतना कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं है। लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है। क्या है कि मैंने पिछले 10 साल में बहुत से लोगों को पर्सनली ट्रेन किया है, और ट्विटर कम्युनिटी ने लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन और ट्रांसफॉर्म किया है। तो इतना एक रिच एक्सपीरियंस, और मैं पर्सनली खुद लगभग 23-24 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बचपन से शुरू कर दिया था मैंने। तो इतना सब करने के बाद मैं
व्हेन आई एम मेकिंग द स्टेटमेंट कि यार हेल्थ उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है, तो आप थोड़ा सा मुझ पर भरोसा रखिए। कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है? क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं। जब आप किसी छोटे बच्चे से पूछते हैं कि यार साइकिल चलाना इजी है या डिफ़िकल्ट, और मान लीजिए उस बंदे ने एक दिन साइकिल चलाई और वो नाले में गिर गया, तो वो तो बोलेगा नहीं भैया बहुत डिफ़िकल्ट है, साइकिल चलाना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे होगा ही नहीं। लेकिन वही चीज़ या एवरेज पॉपुलेशन या किसी टीनेजर या somebody who's been riding a bicycle for several years, अगर आप उससे पूछेंगे तो बोलेगा यार साइकिल चलाना क्या है, ईजी है। क्यों? क्योंकि वो गिर के हारा नहीं, उसने गिर के दूसरे दिन वापस गया, फिर तीसरे दिन किया, और फिर उसको पता है कि ये प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही है। एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, एक बार आपने साइकिल चलानी शुरू कर दी, उसको पता है कि पहली दूसरी बार आप गिरोगे ही गिरोगे, और फिर वो आप दूसरे दिन भूल जाओगे, फिर तीसरे दिन फिर ट्राई करोगे, और एक 4 से 5 दिन में आदमी सीख जाता है। सो व्हेन यू लुक एट अ 100-year लाइफ स्पैन, 5 दिन में अगर आप साइकिल चलाना सीख जाते हो तो क्या खराब है, राइट? सो वैसे ही हेल्थ और फिटनेस इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिजिकल फिटनेस की बात कर रहा हूँ मैं, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं लगभग 37 साल का हूँ और मेरा जो एक रेस्पिरेटरी रेट है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 18-year-old पर्सन। मेरा जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, इट्स ऑलवेज बिलो 50। HRV ऑन गुड डेज इट टचेस एंड समटाइम्स इवन एक्सीड 70। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी थैंकफुली आर 940। उसके अलावा मेरा HDL और LDL है, दे आर कम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। मेरा LDL 65 है, HDL 64 है। सो मैं ये मानता हूँ कि एट 37 आई एम फिटर देन माई 27। और ये चीज़ मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि एक टाइम के बाद आप फिज़िकली फिट नहीं हो सकते हो। मेरा मानना उल्टा है। मेरा मानना ये है कि अगर आपने सही चीज़ें करनी शुरू कर दी तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा आप उतने ज़्यादा फिज़िकली फिट होते चले जाओगे। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे कई लोग जो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका फिज़ीक उम्र के साथ और ज़्यादा इम्प्रेसिव होता चला जाता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता चला जाता है। और फिर लोग सोचते हैं यार हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल? पॉसिबल है, लेकिन टाइम के साथ। फिजिकल, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल वेलबींग जो है, इसमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। तो जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसको अगर मैं ग्रुप करूं तो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं। पहला होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल्स। अगर आप बिना जाने पहचाने अपना पैसा किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दोगे तो क्या होगा? आपका पैसा डूब जाएगा। रीसेंट एग्जांपल क्रिप्टो। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्रिप्टो, बिटकॉइन है क्या, क्रिप्टो करेंसी है क्या, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि उनके दोस्तों ने कुछ पैसा कमा लिया, स्कैम कर लिया। तो एक होता है फंडामेंटल्स की ज़रूरत। सेम होता है फिटनेस में भी। अगर आपके फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है, आपके बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, आप भी वही कर रहे हो जो आपका दोस्त कर रहा है, पेट पे आप झंडू आम मल रहे हो, आयोडेक्स मल रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फंडामेंटल्स आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ होती है रिपीटेशन। देखो, एक दिन में आप फाइनेंस की किताब पढ़ के अमीर नहीं बन जाते। उसी तरह आप इंस्टाग्राम पे हज़ारों रील्स देखकर फिटनेस से रिलेटेड या एक 15 मिनट का एक्सरसाइज वीडियो देखकर फिट नहीं हो सकते। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो आप जितना ज़्यादा उसको रिपीट करोगे उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, और चीज़ें हमेशा धीरे धीरे ग्रो करती हैं। तो वो मुझे लाता है तीसरा प्रिंसिपल, जो कि होता है प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप 1 लाख रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हो तो उस 1 लाख रुपए के 6,000 बनने में, एक्स्ट्रा 6,000 रुपये मिलने में आपको 1 साल लगता है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग कि आप धीरे 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 जैसे ही एक चीज़ को आप बार बार रिपीट करते रहते हो, फिर आपका उसमें SIPs भी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। जितनी जल्दी आपको रिटर्न आता है उतना ज़्यादा रिस्की होता है। तो अब अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स हमेशा धीरे आएंगे। ध्यान रखिए, मुझे 23 साल हो चुके हैं एक्सरसाइज करते करते, तब जाके मेरी ये बॉडी बनी है। अगर कोई बंदा ड्रग्स लेके ये करता है तो हो सकता है उसकी बॉडी 5 साल में बन जाए, लेकिन क्या उसके हेल्थ पैरामीटर्स मेरे हेल्थ पैरामीटर्स के बराबर होंगे? मोस्ट लाइकली नॉट। आई थिंक सो। तो कभी भी आप जितना ज़्यादा रिस्की काम करेंगे आपको आउटपुट जल्दी मिलेगा, लेकिन लाइक आई सेड रिस्की होता है। और कंपाउंडिंग जो है, इसमें सबसे अच्छी एक चीज़ ये होती है कि कंपाउंडिंग आपको एक एज दे देती है कि मान लीजिए आपने 1 साल अपना पैसा बैंक में रख के इन्वेस्ट किया, अब आपके पास में 1,06,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए, फिर आपके पास में अगले साल 1,15,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए। और जितना आप टाइम
जितना आप रिपीट करते हैं इन बेसिक फंडामेंटल्स को, कंपाउंडिंग के थ्रू आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर बाकी लोग आपसे कैचअप नहीं कर पाते। तो कंपाउंडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिच बिकम्स रिचर, फिट बिकम्स फिटर। तो 3 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस कर लिए। एक हो गया फंडामेंटल्स, दूसरा हो गया रिपीटेशन, तीसरा हो गया कंपाउंडिंग और चौथी चीज़ हो गई सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि अगर आप फंडामेंटल्स को रिपीट करते हो और उसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है, अगर वो सस्टेनेबल नहीं है तो द एंटायर प्रोसेस फेल्स। ठीक है, सो ये जो चारों प्रिंसिपल्स हैं ये एक दूसरे को चेक में रखते हैं। जैसे एक उदाहरण के दे देता हूँ, मान लो लोग बोलते हैं कि डिटॉक्स डाइट फॉलो कर लो या जीएम डाइट फॉलो कर लो। चलो जीएम डाइट शुरू कर ली, ठीक है। जीएम डाइट के फंडामेंटल्स क्या हैं? फंडामेंटल्स ये हैं कि आप अगर 2-3 हज़ार कैलोरीज पर डे के हिसाब से खा रहे थे, अब आप खा रहे हो 400-500 कैलोरीज, जो पहले सरप्लस में थे अब डेफिसिट में आ गए। इसको आप रिपीट कर सकते हो 5 दिन 6 दिन रिपीट कर सकते हो, ठीक है। 5 दिन कर लिया, 6 दिन कर लिया। इसका कोई कंपाउंडिंग इफेक्ट है? कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? एक मिनिमम 3 महीना मान के चलें। क्या आप इस डाइट को 3 महीने फॉलो कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये डाइट सस्टेनेबल नहीं है। और बिकॉज यू कैन नॉट रिपीट दिस, बिकॉज दिस इज नॉट सस्टेनेबल, दिस इज नॉट करेक्ट। फंडामेंटली दिस डाइट डज नॉट वर्क। सो कोई भी एक डाइटिंग स्ट्रैटेजी या इवन ट्रेनिंग या फाइनेंशियल वेलबींग को भी लेके चलें, सोशल मेंटल वेलबींग, किसी भी चीज़ को लेके चलते हैं, अगर आप फंडामेंटल्स को रिपीट करके कंपाउंडेबल इफेक्ट्स देखते हो पर ये पूरा प्रोसेस सस्टेनेबल नहीं है, देन इट इज़ नॉट वर्थ वेस्टिंग योर टाइम ऑन। तो चलो फिजिकल वेलबींग की बात कर लेते हैं, क्योंकि आई एम श्योर आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि यार जेसी ने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, कुछ नया बताएंगे हेल्थ और फिटनेस के बारे में, मेरा भी वज़न कम होगा, फॉलो करूँगी। तो फिज़िकल वेलबींग के बारे में एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा। वो ये कि कोई भी जो ये फिज़िकल वेलबींग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं ग्रोथ के साथ। जब आप छोटे होते हो आपको ना वज़न कम करना होता है ना आपको वज़न घटाना होता है, क्योंकि उतनी नॉलेज ही नहीं होती, उतना दिमाग ही नहीं होता है। जैसे आप बड़े होते हो, जैसे दुनिया अपनी बड़ी होती चली जाती है तो आपको समझ में आता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, दीज प्रॉब्लम्स आर ए साइड इफ़ेक्ट ऑफ ग्रोथ। जब पैदा होते हो तो अनफिट भी नहीं होते हो। 95% पीपल आर हेल्दी, 5% मान के चलो वर्स्ट केस सिनेरियो में पीपल आर देयर हु हैव दीज जेनेटिक डिसीजेस, बट 95% पीपल आर बोर्न हेल्दी। अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे स्टैटिस्टिक्स होंगे, बट फॉरगेट दोज 95% पीपल। आस्क योरसेल्फ, वर यू बोर्न हेल्दी? इफ यस, देन व्हाट हैपेंड? फिर आपके साथ क्या हुआ कि आप नॉर्मल बचपन में खाना वाना खाते थे, जब प्यास लगती थी तो पानी पीते थे, भूख लगती थी तो खाना खाते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलते थे, दिन भर खेलते कूदते रहते थे, स्ट्रेस था नहीं लाइफ में, 12 से 15 घंटे सोते थे। उसके बाद में फिर आप कॉलेज में गए जहाँ पे स्ट्रेस आना शुरू हुआ। आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस, प्यूबर्टी, वो सारे स्ट्रेस। फिर उसके बाद में हो सकता है आपने स्मोकिंग चालू कर दी, ड्रिंकिंग चालू कर दी। फिर आप जॉब में गए, वहाँ पे फिर और ये सारा जो एक सेडेंट्री बिहेवियर था ये बढ़ता चला गया। शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो और ज़्यादा सेडेंट्री बिहेवियर बढ़ता चला गया। तो एक आपकी अगर बचपन से अभी आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसका कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या होता था बचपन में? अब खाना तभी खाते थे जब आपको भूख लगती थी। अब आप खाना खाते रहते हो दिन भर क्योंकि बाकी लोग भी खा रहे हैं। अब में कल्चर वैसा हो गया है। तीसरा, आप टाइम पे सोते थे, 10-12 घंटे की आपकी नींद होती थी, और वो नींद आपकी इसलिए होती थी क्योंकि आप खेलते कूदते थे। आपकी बॉडी में डैमेज होता था, उसको रिपेयर करने के लिए बॉडी कंपलसरी कर लेती थी कि सोना है। यहाँ पे डैमेज हो रहा है लेकिन आप 4 बजे तक नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच कर रहे हो। आपका 1 से लेके लगभग 25 से 30 की उम्र तक आपका एक ग्रोथ फेज़ होता है जहाँ पे बॉडी सिर्फ ग्रो करती है, जहाँ पे आपका एक सेल्यूलर टर्नओवर का कंसेप्ट होता है जो मैं बाकी के एपिसोड्स में बताऊंगा। उसमें सेल्यूलर टर्नओवर जो होता है उसका एक नेट पॉजिटिव होता है। उसके बाद आपका आता है डी ग्रोथ फेज, जहाँ पे सेल्यूलर टर्नओवर ऐसे जाता है और फिर नीचे आना शुरू हो जाता है, जहाँ आपकी दाढ़ी में बाल सफ़ेद होते हैं, फिर आपके सर के बाल सफ़ेद होते हैं, फिर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, फिर आपको थायराइड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो तब जाके लोगों को रियलाइज़ होता है कि अरे मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है।
तो आई होप कि ये क्लियर हो गया है कि जो आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं दे आर अ रिजल्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स। ओवरनाइट कुछ भी नहीं आया, ना आप ओवरनाइट मोटे हुए हो, ना आप ओवरनाइट आपने मसल लूज किया है, ना ही आपको ओवरनाइट थायराइड की प्रॉब्लम हुई है, और ना ही आपको ओवरनाइट हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई है। सब चीज़ें धीरे 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 एज अ रिजल्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल हुई है। तो ये एक दिन में फिक्स भी नहीं होगी। अब जब जादू से ये प्रॉब्लम्स हुई नहीं है तो जादू से ये फिक्स भी नहीं होगी। ऐसा तो नहीं है कि पहले आप रोज़ अपने पेट पे आयोडेक्स लगाते थे तो आपका पेट कम रहता था, अब आपने लगाना बंद कर दिया इसलिए बाहर आ गया, वैसा तो नहीं है ना। तो फिर आज आप वो वीडियोस क्यों देख रहे हो जो बताते हैं कि पेट पे आयोडेक्स लगा दो और पेट कम हो जाएगा? जब जादू से वो चीज़ बढ़ी नहीं तो जादू से कम कैसे होगी? अगर ये चीज़ क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि लाइफस्टाइल जो है, इवन दो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, 5 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। मोशन, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, रेस्ट एंड रिकवरी, ये 5 चीज़ें हैं। और इन 5 चीज़ों को मैं एक एक एपिसोड में कवर करूँगा, जहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन, डिटेल में डिस्कस करेंगे मोशन जिसको आप एक्सरसाइज भी बोलते हैं, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट, एंड डिटेल में हम डिस्कस करेंगे रिकवरी। प्रायोरिटी अब अच्छा दिखना नहीं है, अच्छा दिखना हूँ एज एन आउटकम ऑफ माई लाइफस्टाइल। एब्स हैं एज ए आउटकम ऑफ माई लाइफस्टाइल। अब टारगेट ये नहीं है कि मुझे एब्स बनाने हैं या मुझे बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखना है या ऐसा कुछ नहीं। अब टारगेट ये है कि क्या मैं इसको 80 साल तक कंटिन्यू कर सकता हूँ? कैन आई बी द फिटेस्ट एट माई 47, 57, 67 अप टू 87, 97? दैट इज़ द टारगेट, द बिग पिक्चर। क्योंकि देखिए 35 की उम्र में कोई आदमी रिच हो भी जाए, या 35 की उम्र में आपके 6 पैक एब्स आ भी जाएं, तो भी आपके पास में 65 साल की ज़िंदगी बाकी है। मान लीजिए आप 35 की उम्र में आप बहुत फिट हो गए, लॉटरी लग गई आपकी, लेकिन आपका हैबिट, आपके बिहेवियर, आपका जो मेंटल स्टेट है वो आपका है ही नहीं कि जो आपको रिच रख पाएगा। तो क्या आप 80 साल में भी वही अपने आप को मेंटेन कर पाओगे? नहीं मेंटेन कर पाओगे, सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन आपको पहुंचना तो है 80, हर इंसान पहुंचता है 80, 90, राइट? सो हमेशा एक बिग पिक्चर पे ध्यान देना है। और अभी आपको शायद बहुत ज़्यादा जल्दी होगी कि यार मैं ये प्रोसेस कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मुझे आज के आज ही पैसा मिल जाए, मुझे कल के कल ही पैसा मिल जाए। हो सकता है आपको मिल भी जाए, लेकिन आप फिर वही अपने आप से पूछें कि फिर 80 पे जब मैं पहुंच जाऊंगा तो क्या मैं इतना फिजिकली फिट होऊंगा या किसी अस्पताल में पड़ा रहूँगा? अपना जीवन व्यतीत करने के, अपना लाइफ स्पेंड करने के, will I have adequate amount of wealth? Will people respect me when I'm 80? Will I have done some sort of a contribution to this world? अगर आप ये सवाल नहीं पूछोगे अपने आप से तो रेस्ट अश्योर यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ वेरी गुड ओल्ड एज। ये सारे सवाल आपको अभी से प्लान करके रखने पड़ेंगे। तो आई होप ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।